गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इस वीडियो में जो हमारे बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट हाफ रिवाइज करने वाले हैं, ताकि आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें आपको इसकी हेल्प मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी definitions of management. Definitions of management. देखिए आपका जो ये टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, इसमें मैनेजमेंट के ऊपर आपकी स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, और वैसे हम देखें तो मोटिवेशन और लीडरशिप भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो आपको बीइंग स्टूडेंट ऑफ बीएसटी एंड मैनेजमेंट यू शुड नो अबाउट इट कि हाउ कैन वी डिफाइन मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पे 3 डेफिनेशन याद कर लेनी है। कौन कौन सी? तो एक तो है आपकी जो लॉरेंस एप्ले की डेफिनेशन है, लॉरेंस एप्ले। तो लॉरेंस एप्ले की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है? वो डेफिनेशन है हमारी, मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। तो एक डेफिनेशन तो आपको जो लर्न करनी है वो कर लेनी है लॉरेंस एप्ले की, क्योंकि कई बार ये डेफिनेशन आपको डायरेक्टली भी पूछ ली जाती है। तो लॉरेंस एप्ले की आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि मैनेजमेंट इज द accomplishment of results through the efforts of other people। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आप ये डेफिनेशन रिवाइज कर लेंगे कि मैनेजमेंट इज द accomplishment of results through the efforts of other people। देखिए हम सब जानते हैं मैनेजमेंट का जो काम है वो खुद काम करना नहीं है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो एक डेफिनेशन तो आपको याद कर लेनी है लॉरेंस एप्ले वाली, जो कि आई होप आपको याद हो गई होगी कि मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। फिर एक डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है एफ.डब्ल्यू. टेलर वाली, जो आपकी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है, जिसको कि हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इन्हें हम बोलते हैं, याद ध्यान रखें। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट, कभी भी आपको साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट या डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछ लिया जाए, तो आप समझ जाना आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर की ही डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो आपके कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो क्या डेफिनेशन है एफ.डब्ल्यू. टेलर की? एफ.डब्ल्यू. टेलर की डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want your men to do, then seeing that they do it in the best and cheapest manner। तो क्या डेफिनेशन दी है टेलर ने कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं योर मैन टू डू, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद कर लेनी है। और एक आपको याद करनी है हेनरी फेयोल की डेफिनेशन। तो हेनरी फेयोल की जो आपकी डेफिनेशन है उसमें क्या है? हेनरी फेयोल ने कहा है मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस ऑफ फंक्शंस है, एंड दिस प्रोसेस विल इंक्लूड, management is a process of functions and this process will include, आपको पता है हमारा जो कोड है वो PO CCC है,
यानी इस प्रोसेस में क्या क्या आएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपके कमांडिंग है, कमांडिंग के बाद आपकी कोऑर्डिनेटिंग है और फिर आपके कंट्रोलिंग है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, तो ये 3 डेफिनेशन आपको आराम से आई होप याद हो गई होगी। लॉरेंस एप्ले ने क्या कहा है? मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। क्योंकि आप सभी जानते हैं मैनेजमेंट का काम खुद काम करना नहीं है, लोगों से काम करवाना है, दूसरों के एफर्ट्स को परफॉर्मेंस में बदलवाना है। फिर F.W. टेलर जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, अगर आपसे डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछ लिया जाए या साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पूछ ली जाए तो आपको F.W. टेलर की डेफिनेशन ही लिखनी है। और क्या है F.W. टेलर की डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want your man to do and then seeing that they do it in the best and cheapest manner। फिर आपके जो हेनरी फियोन है, तो हेनरी फियोन ने क्या कहा है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस एंड दिस प्रोसेस विल इंक्लूड फॉलोइंग फंक्शंस। फिर हमारा कोड आपको ध्यान ही है, PO/CCC। P stands for planning, O stands for organization, C for आपके कमांडिंग यानी ऑर्डर देना, डायरेक्टिंग का पार्ट है कमांडिंग, कमांड देना, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, तो कमांडिंग हो गया, C हो गया। नेक्स्ट C स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड द लास्ट C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग। और इनके अलावा अगर आप एक डेफिनेशन और करना चाहें तो जो सबसे जनरल डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स and we should या we must remember that it should be executed effectively and efficiently। तो जो एक जनरल डेफिनेशन है वो भी आप याद रख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स बट वी मस्ट रिमेंबर दैट इट शुड बी एग्जीक्यूटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इज दैट क्लियर? देखिए इफेक्टिवली का क्या मतलब होता है? द टास्क should be completed within the predetermined time। इफेक्टिवली का मतलब इफेक्टिव, तो इफेक्टिव में क्या आ रहा है आपकी? टी आ रहा है, तो टी से टाइम, तो इफेक्टिवली मींस द टास्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन द प्रीडिटरमाइंड टाइम। और एक होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंटली, तो एफिशिएंसी का मतलब है द टास्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन द प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। तो आपकी जो इफेक्टिव है ये आपकी रिलेटेड है टाइम से और जो आपकी एफिशिएंसी है ये आपकी रिलेटेड है कॉस्ट से। तो आई होप आपकी ये डेफिनेशन जो है ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई होगी। 4 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। लॉरेंस एप्ले की डेफिनेशन क्या है आपकी? मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। टेलर की क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। हेनरी फियोन की क्या है? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस एंड दिस प्रोसेस विल इंक्लूड फॉलोइंग फंक्शंस। P stands for planning, O for organizing, C for commanding, C for coordinating and last C stands for controlling। And the general definition of management is an art of getting things done by others, but we must remember that it should be executed effectively and efficiently। Effectively का मतलब क्या है? The task should be completed within the predetermined time। और efficiency का मतलब क्या है? The task should be completed within the predetermined cost। अब हम चलते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशंस अच्छे से रिवाइज कर लिए जिसमें आपको लॉरेंस एप्ले, टेलर, फियोन और एक जनरल डेफिनेशन ये याद करके जानिए। अब हम देखते हैं जो मैनेजमेंट के फीचर्स हैं।
फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो भी हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि मैनेजमेंट जो है वो एक आपके इनविजिबल फोर्स है, या हम ये कहें कि इंटेंजिबल पावर है। इंटेंजिबल पावर। तो मैनेजमेंट इज इनविजिबल फोर्स और intangible power. That means we can't see the management, we can't touch the management. ना तो हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं, we can't see and we can't touch, but we can feel the management on the basis of फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस। जो भी किसी बिजनेस का फाइनल परफॉर्मेंस है, जो भी किसी बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन फील द मैनेजमेंट। अगर कोई बिजनेस ग्रोथ कर रहा है देन वी कैन से दैट कि वहां अच्छा मैनेजमेंट है, और अगर कोई बिजनेस कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो पहला फीचर तो मैनेजमेंट का यही है कि मैनेजमेंट इज इनविजिबल फोर्स ऑब्लिक इंटेंजिबल पावर, कि वी कांट सी द मैनेजमेंट, वी कांट टच द मैनेजमेंट, बट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी और ए बिजनेस वी कैन फील इट। अब सेकंड जो है आपके जो फीचर है कि मैनेजमेंट जो है वो आपके ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट जो है आपके वो ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट की नीड कहां पड़ती है, जहां मोर देन वन पीपल यानी मिनिमम 2 और मोर देन 2 पीपल जहां पे काम करते हैं वहां हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप किसी काम को अकेले ही कर रहे हैं, सपोज दैट कोई भी ऐसा टास्क है जो आप सिंगल हैंडेडली खुद कर रहे हैं, तो वहां पे देयर इज नो नीड ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। क्योंकि यहां हमें मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो जब तक 2 लोग नहीं होंगे वहां एक व्यक्ति दूसरे से काम कैसे परफॉर्म करवाएगा। तो अगर आप सिंगल हैंडेडली कोई काम कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि उस केस में देयर इज नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। फिर आपके अगले फीचर की तरफ अगर हम चलें तो अगला फीचर आपके जो मैनेजमेंट का है वो है कि मैनेजमेंट हैज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के आपके प्री डिटरमाइंड जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, याद ध्यान रखें। मैनेजमेंट हैज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट की जरूरत हमें केवल वहीं पड़ती है जहां पे हमारे कुछ सर्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हों और जिनको कि हम अचीव करने की क्या कर रहे हो, जिनको कि हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। इफ वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव इन दैट केस देयर इज नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जरूरत वहीं पड़ती है जहां पे हमें कुछ सर्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हो, जैसा कि बिजनेस में होता है। और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स आप जानते ही हैं, बिजनेस के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे जो कि हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव जो है। और 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आपको पता ही है बिजनेस के, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ये आपको पता ही है, प्राइमरी भी रखते हैं इनको। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में जो हमारा कोड है एसपीजी का, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो मैनेजमेंट हैज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट इज ए ह्यूमन वर्क। मैनेजमेंट जो है आपकी वो एक ह्यूमन वर्क है। मैनेजमेंट इज ए ह्यूमन वर्क, यानी मैनेजमेंट जो है वो कोई
मशीन से ही हो सकता है। ए मशीन कैन नॉट मैनेज थिंग्स प्रॉपरली। मशीन से आप कई तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इज ए ह्यूमन वर्क, यानी मैनेजमेंट के जितने भी टास्क हैं वो एक ह्यूमन को ही परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट को हम कंप्लीटली क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है, क्योंकि ऑल द टास्क एंड एक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट शैल बी परफॉर्म बाय ए ह्यूमन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपके अगला पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तो मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक डायनेमिक एक्टिविटी होता है, यानी आप हमेशा ये ध्यान रखें कि मैनेजमेंट जो है वो आप हमेशा एक ही तरीके से नहीं कर सकते हैं। हर दिन का मैनेजमेंट जो है वो अलग होता है। डायनेमिक का मतलब एवर चेंजिंग। आपको पता है मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। अभी आप देखिएगा कि आपका जो ये पेपर है ये क्यों डिले हुआ, क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, कोरोना आ गया और आपका ये पेपर डिले हो गया। तो एज पर द चेंजेस हमें अपने आप को मैनेज करना होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना होता है। हर दिन का मैनेजमेंट अलग होता है। तो मैनेजमेंट जो है वो आपके डायनेमिक एक्टिविटी है। तो आई होप आपके ये पहले 5 पॉइंट क्लियर होंगे। मैनेजमेंट एक इनविजिबल फोर्स है, इंटेंजिबल पावर है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। फिर आपके मैनेजमेंट हैज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट इज ए ह्यूमन वर्क और मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक एक्टिविटी। अब हम चलते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन 5 पॉइंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपकी मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। तो आप सभी जानते हैं मैनेजमेंट जो है वो आपके यूनिवर्सल होता है, यानी इट इज हियर हियर एंड एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। तो मैनेजमेंट को यूनिवर्सल क्यों कहा गया है? क्योंकि मैनेजमेंट की जो नीड है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी पड़ती है, और इवन जो हमारे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल है, पॉलिटिकल है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सभी में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इवन हर कंट्री में, चाहे यूके हो, यूएस हो, रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, सब जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट is an universal phenomena because it requires in each and every kind of organization, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपके पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री, या इवन आपकी किसी भी कंट्री में, यूएस, यूके, चाइना, रशिया, इंडिया, सभी जगह हमें इसकी जरूरत पड़ती है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि मैनेजमेंट जो है वो एक आपकी लीडरशिप एबिलिटी है। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट लीडरशिप एबिलिटी। तो ये पॉइंट एक्चुअली मैनेजमेंट के बारे में ना हो गया, आपके बुक में मैनेजर के बारे में है कि ए पर्सन who will do the function of management, that means a manager should have the ability to lead, यानी मैनेजर में लीडरशिप एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। A person who don't have leadership ability cannot manage an organization properly, क्योंकि एक मैनेजर में लीडरशिप एबिलिटी होना इसलिए जरूरी है ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली मोटिवेट कर सके, उन्हें गाइड कर सके। He must set an example in front of them, ताकि वो प्रॉपरली उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सके। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट लीडरशिप एबिलिटी। दैट मीन्स ए पर्सन हु विल डू द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ए मैनेजर शुड हैव द एबिलिटी टू लीड, अदरवाइज ही कांट मैनेज हिज ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली। फिर आपके एक पॉइंट आपके ये है कि मैनेजमेंट is coordination. Management is coordination between human resource
एंड फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल जो आपके रिसोर्स है, तो मैनेजमेंट इज, या आप लिख सकते हैं यहां विल सेटअप कोऑर्डिनेशन, will set up coordination between human resources and physical resources। तो देखिए जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं उन्हें यूटिलाइज करने का काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स करता है। आपको पता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ब्रॉडली हम लोग फिजिकल रिसोर्सेज में भी आपकी कई बार इंक्लूड कर लेते हैं। तो मेन आपके 2 रिसोर्स हो जाते हैं, ह्यूमन और फिजिकल। तो इनको कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। यानी कई बार ऐसा होता है कि आपके ह्यूमन रिसोर्स वेकेंट है लेकिन फिजिकल रिसोर्स वेकेंट नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल रिसोर्स आपका वेकेंट है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स वेकेंट नहीं है। तो इसकी वजह से जो है वो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी इफेक्टिवनेस है, वो आपकी गिर जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि आप रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैनेजमेंट का सबसे मेन काम क्या है? मैनेजमेंट का सबसे मेन काम है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट मींस हाउ कैन वी यूज आवर रिसोर्सेज एज बेस्ट एज पॉसिबल। तो आपको कोऑर्डिनेशन सेटअप करना है इसमें, ह्यूमन रिसोर्सेज में और फिजिकल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट पॉइंट था आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है, तो देखिए आपको पता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो आपको पता है कि कोई भी बंदा सारे काम अकेले नहीं कर सकता है, तो उसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो वर्क है, उसे नीचे की तरफ अपने सुबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करना पड़ता है। और जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं, कोई टास्क या वर्क अपने सुबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हैं, तो उसके साथ ही आपको उनको अथॉरिटीज भी डेलीगेट करनी पड़ती है, ताकि वो उस टास्क को इजीली कंप्लीट कर पाए, उन्हें बार बार आपसे आके पूछना ना पड़े कि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एंड इन केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वी विल मल्टीप्लाई अवर अथॉरिटी बाई 2। यानी जो अथॉरिटी पहले एक बंदे के पास थी, अब वो 2 बंदे के पास हो गई है, एक आपके पास और एक आपने जिसको डेलीगेट किया उसके पास। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की, वो क्या है? वो है आपकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये भी आपकी पॉइंट आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि आपकी मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट इट शुड बी एग्जीक्यूटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो आप ध्यान रखिएगा कि बोथ आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिंगल कॉइन। यानी इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब है द कंप्लीशन ऑफ टास्क शुड बी डन विद इन द प्री डिटरमाइंड टाइम। जो पहले से आपने टाइम डिसाइड कर रखा था उसके अंदर आपका टास्क पूरा होना चाहिए। एंड एफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क शुड बी डन विद इन द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो यहां आपको प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में पूरा करना है अपना काम, और यहां आपको प्री डिटरमाइंड टाइम में अपना काम पूरा करना है। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी आप लिख सकते हैं। फिर एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शन। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। कॉमन पॉइंट है मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस, जिसमें कि आप प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। जो आपका जनरल कोड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शन, एंड इन दिस प्रोसेस वी शैल परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, जिससे कि मिलके आपका मैनेजमेंट बनता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, आपकी डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। फिर एक आपकी होगी कि मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस।
तो देखिए मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है। मैनेजमेंट का काम जो है वो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले ही शुरू हो जाता है, बिजनेस बाद में स्टार्ट होता है। तो मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट विल नेवर स्टॉप। It will start even before the starting of business and will continue even after the closing of business. तो ये मैनेजमेंट जो है ये आपका बिजनेस शुरू होने से पहले शुरू हो जाता है एंड इट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द आपकी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, कंटिन्यूअस जो आपकी फॉर्म का, जब आपकी फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है, आपका बिजनेस बंद हो जाता है, तो उसके बाद भी क्लोजिंग ऑफ बिजनेस के बाद भी चलता रहता है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और ड्यूरिंग द बिजनेस हम देखते हैं कि मैनेजर जो है वो प्लानिंग में से, ऑर्गेनाइजिंग में से, स्टाफिंग में से, डायरेक्टिंग में से या कंट्रोलिंग में से, इनमें से कोई सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म जो है वो करता ही रहता है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बोल दीजिए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट आप इन्हें बोल दीजिए। तो आई होप आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब इसके बाद हम जो रिवाइज करेंगे वो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे अब हम चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पता ही है, आपके 4 जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं और इंपॉर्टेंट आपके बड़ा क्वेश्चन इस बार आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स पे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको पता है कि हमारे 4 मेन पार्ट हैं। एक है हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, फिर है हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, फिर एक है हमारे आपकी पर्सनल बोल दीजिए, चाहे ह्यूमन बोल दीजिए, चाहे इंडिविजुअल बोल दीजिए ऑब्जेक्टिव्स, और आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स आपके मेनली हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, आपकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में जो हमारे पॉइंट्स हम पढ़ते हैं उसमें पहला पॉइंट तो आपके है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट एन ऑप्टिमम कॉस्ट। यानी सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि आप ऑप्टिमम कॉस्ट पे, क्योंकि देखिए अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तभी आप सोसाइटी को वो प्रोडक्ट जो है वो रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो पहला पॉइंट आपके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स का है वो है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट एन ऑप्टिमम कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट आपका टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट एन ऑप्टिमम कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेज, कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है at reasonable prices to provide full satisfaction to consumers। तो जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का वो रीजनेबल प्राइसेज पे करना है टू प्रोवाइड फुल सेटिस्फेक्शन टू आपके कंज्यूमर्स। फिर है गिव एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू ऑल द रिसोर्सेज, यानी टू गिव एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू ऑल द रिसोर्सेज। आपके जितने भी रिसोर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉई हैं, जो आपके मनी लेंडर्स हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, सभी को आपको एप्रोप्रिएटली रेम्यूनरेट करना है, यानी सभी स्टेक होल्डर्स को आपको सेटिस्फाई करना है। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें, टू गिव एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू ऑल द रिसोर्सेज। और इसके बाद आपका जो एक पॉइंट है एसपीजी का, कि
to maintain the survivalness of the organization, to earn suitable amount of profit so that the organization can grow, और आपके ग्रोथ यानी कि आपको एक ग्रोथ हमेशा नीडेड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी तो आपकी डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज कहीं पे एग्जैक्टली फिक्स नहीं हो सकती है। या तो आप कंटिन्यूसली ग्रो करते जाइए, अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो आपका डिक्लाइन जो होना है वो निश्चित है। तो ये 5-6 पॉइंट आपके बनते हैं। पहला क्या था, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट एन ऑप्टिमम कॉस्ट। फिर है टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज एट एन रीजनेबल प्राइसेज। फिर अगला पॉइंट है आपके टू प्रोवाइड फुल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स। फिर आपके टू अर्न सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, to maintain the survivalness of the organization and to acquire reasonable growth every year। तो ये आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे, 5-6 पॉइंट आपको ये लिखने हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में आपके क्या क्या आएगा। सबसे पहला है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट एन ऑप्टिमम कॉस्ट, to distribute products and services at a reasonable price, to provide full satisfaction to consumers, and to give satisfactory और आपके जो है appropriate remuneration to all the resources, to provide appropriate remuneration to all the resources, और to earn suitable amount of profit, और मेंटेन द सर्वाइवलनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन आपके टू अर्न रीजनेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ एवरी ईयर। आपको ग्रोथ भी जो है वो हर साल करते रहना है, क्योंकि ग्रोथ बहुत नेसेसरी है। अब हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो है, तो देखिए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो हमारे रिसोर्सेज के बारे में है। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला तो है जनरेटिंग क्वालिटी इन द वेरियस रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट इज जनरेटिंग क्वालिटी इन वेरियस रिसोर्सेज। जितने भी हमारे रिसोर्स हैं उनका क्वालिटी लेवल हमें बढ़ाना है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज का क्वालिटी लेवल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट, चाहे वो सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, जो भी हम बेच रहे हैं, जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अपने आप इनहैंस हो जाएगी। तो द फर्स्ट पॉइंट इज जनरेटिंग क्वालिटी इन वेरियस रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट है यूज देम एट रीजनेबल टाइम एंड प्लेस। तो आपको पता है रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं और उनको यूज करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो अनलिमिटेड होती है। रिसोर्स आपको पता है ईच एंड एवरी रिसोर्स हैज मल्टीपल यूजेज। किसी भी रिसोर्स के मल्टीपल यूजेज होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट है यूज देम एट रीजनेबल टाइम एंड प्लेस, एंड द लास्ट पॉइंट इज to bring together these resources in such a way so that all resources work in complementary form and result into effective functioning of the organization। तो इस थर्ड पॉइंट को आप शॉर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं कि आपको टू यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी आपको अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना है। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आपके 3 पॉइंट है। पहला है जनरेटिंग क्वालिटी इन द वेरियस रिसोर्सेज, फिर आपके यूज देम एट रीजनेबल टाइम एंड प्लेस, और टू यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आपके जो अगले ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो आपके यहाँ जो काम करने वाला एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, जितने ह्यूमन रिसोर्स आपके यहाँ इंगेज्ड हैं, उनका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जिनको कि हम इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, तो उनमें एक तो कॉम्पिटिटिव सैलरी, कि आप वर्कर को सैलरी जो दें वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। कभी भी उसको ये ना लगे कि यार दूसरी जगह काम करने वाले बंदे को मेरे से ज्यादा पेमेंट मिल रही है, वो भी इतना ही काम करने की। तो द सैलरी शुड बी कॉम्पिटिटिव। फिर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ बोनस आप उसको दें, एंड प्रॉफिट शेयरिंग में ऑल्सो बी गिवन इन सर्टेन केसेज। फिर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, यानी आपको जो है
वो कभी भी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल नहीं अपनानी चाहिए। आपको हमेशा डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जिसमें कि पार्टिसिपेटिव होता है, सजेशन सिस्टम होता है, वो आपको लेकर चलना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, एंड देन पीयर रिकग्निशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्टेटस। तो ये सारी चीजें जो है आपकी कॉम्पिटिटिव सैलरी है, फिर आपकी रीजनेबल अमाउंट ऑफ बोनस है, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस है, ये सब आपको प्रोवाइड करवानी है अपने एम्प्लॉय को। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारे पर्सनल या जो ह्यूमन जो ऑब्जेक्टिव जो है हमारे, इनमें हमें, और ये पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट आपके मैं बता दूं आपकी बुक में अच्छे से नहीं गिवन है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट भी और सोशल ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट, दोनों ही पॉइंट आपकी बुक में अच्छे से गिवन नहीं है। तो इन्हें आप जो नोटबुक में मैंने नोट्स लिखवा रखे हैं उनसे कवर करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। पहले भी मेरा बताया हुआ है कि आपकी बुक में जो आपकी टेक्स्ट बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें ये दोनों ही पॉइंट अच्छे से गिवन नहीं है। तो आप इन्हें जो नोट्स मैंने डिक्टेट करवाए हैं फर्स्ट चैप्टर के, वहां से आप इन्हें कवर करेंगे। तो आई होप आपके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होगा। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में हमारे कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं? कॉम्पिटिटिव सैलरी है, आपके रीजनेबल अमाउंट ऑफ बोनस है, और प्रॉफिट शेयरिंग में ऑल्सो बी अलाउड इन सर्टेन केसेज, और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, पीयर रिकग्निशन है, सोशल स्टेटस है, ये सारी चीजें आपके गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन है, ये सब चीजें आपके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। एंड लास्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको पता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए आज के टाइम में कितने इंपॉर्टेंट है, आप सभी ये जानते हैं। आप सबको पता है कि वी आर लिविंग इन सोसाइटी, वी आर वर्किंग फॉर सोसाइटी, we are working in society, we are earning from society, we are taking all resources from society, so we have certain social responsibilities. social responsibilities में आपके कौन कौन से social objectives में, एक तो आ जाएगा to provide employment to weaker section of society, second आपके to use environment friendly methods of production, फिर आपकी ट्री प्लांटेशन है, फिर आपके कंट्रीब्यूटिंग सिविक एक्टिविटीज है, फिर आपके जो है डोंट पॉल्यूट द एनवायरमेंट को आपको डोंट पॉल्यूट द एनवायरमेंट अननेसेसरीली है। तो जितने भी आपके एनवायरमेंट के प्रति या सोसाइटी के प्रति जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें आपके जो है ये सारे पॉइंट्स आपके कवर होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, फिर आपकी जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके किसमें आते हैं? ये सारे पॉइंट आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो आई होप आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। सबसे पहला जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे कोई विडो है, कोई आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल है, उन लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले देना चाहिए। टू यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, डोंट पॉल्यूट द एनवायरमेंट अननेसेसरीली, डोंट कट द ट्रीज, वी शुड गो फॉर ट्री प्लांटेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिविक एक्टिविटीज टू जनरेट इकोनॉमिक वेल्थ फॉर द सोसाइटी, to provide goods and services at reasonable prices, don't go for adulteration and malpractices, ये सारे आपके आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। तो आई होप आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का भी ये जो टॉपिक है ये क्लियर होगा। इसमें हमने 4 पार्ट कवर किए हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बिना देखे आपको मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में पहला पॉइंट था टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट एन ऑप्टिमम कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट था आपका टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेज। थर्ड था टू प्रोवाइड फुल सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। फिर था टू गिव appropriate remuneration to all the resources,
and to earn suitable amount of profit, to maintain the survivalness of the organization and to acquire growth आपके एवरी ईयर। ये आपके सारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में थे। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद रिसोर्सेज। पहला था जनरेटिंग क्वालिटीज इन वेरियस रिसोर्सेज, फिर था टू यूज रिसोर्सेज at appropriate time and place। बिल्कुल proper, resources are limited and we have unlimited opportunities, and as we know each and every resource has a multiple usage, so we have to use them very carefully, otherwise आपके पास रिसोर्स कम पड़ जाएंगे। तो आपको उनको appropriate time और place पे ही यूज करना है। एंड लास्ट पॉइंट था टू यूज देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर आपके पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में आपने क्या क्या देखा था? कॉम्पिटिटिव सैलरी, फिर आपके सेकंड था appropriate amount of bonus, in certain cases profit sharing may also be offered, participation in decision making, peer recognition, social status, good and healthy आपकी working conditions है। ये सब चीजें आपको कहाँ कवर हो रही है? आपकी सोशल, ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए कवर हो रही है। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आपको बार बार बता चुका हूं, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, to generate employment opportunities for the society, or to provide goods and services and products at reasonable prices, और आपकी to use environment friendly methods of production, don't pollute the environment unnecessarily। ये सारी चीजें जो है आपकी ये सोशल में कवर होगी। अब हम चलते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, अब आज हम बात कर रहे हैं हमारी इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जिससे कि हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन है। तो लास्ट टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं और रिवाइज भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका फेसिंग कंपटीशन। तो देखिए, एज वी ऑल नो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, एंड इन टुडेज वर्ल्ड वी आर नॉट फेसिंग ओनली डोमेस्टिक कंपटीशन, वी आर फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन। आज हमें हमारी डोमेस्टिक कंपनीज का ही थ्रेट नहीं है, हमें जो एमएनसीज है, जो ग्लोबल कंपनीज है, क्योंकि आपको पता है 1991 में जब से इंडिया ने एलपीजी का कंसेप्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया है, उसके बाद जो हमारा कंपटीशन है इट हैज बिकम ग्लोबल कंपटीशन। तो आप सभी को पता है कि आज के टाइम में किसी भी बिजनेस को सर्वाइवल के लिए या ग्रोथ के लिए या प्रॉफिट अर्निंग के लिए ए बिजनेस शुड बी कॉम्पिटिटिव। देखिए, आज के टाइम में बेटा आपको अच्छा होना सफिशिएंट नहीं है। टू हैविंग गुडनेस इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स। देखिए, अच्छे तो आज के टाइम में सभी प्रोडक्ट्स हैं, हर कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बना रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, टू हैविंग गुडनेस इज नॉट सफिशिएंट इन टुडेज वर्ल्ड, यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स। तो आपको जो काम करना है वो कंपटीशन को आप कैसे फेस करेंगे? कंपटीशन को फेस करने के लिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे तैयार करेंगे? तो सबसे पहली चीज तो है प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, और कंपैरेटिवली एट लोअर प्राइसेज। देखिए, आपके प्रोडक्ट की या आपकी सर्विस की सेल ज्यादा कब होगी? जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी ज्यादा होगी और कंपैरेटिवली आपका प्राइस जो है वो लो होगा, तभी आपकी सेल और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। तो जो पहला इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का वो है फेसिंग कंपटीशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन को अगर फेस आउट कर पाती है तो वो ओनली बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट है। विदाउट मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फेस कंपटीशन। और आज के टाइम में आपको पता है कंपटीशन इज द बिगेस्ट फैक्टर इन फ्रंट ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। अगर आपको सर्वाइव करना है तो यू हैव टू फेस कंपटीशन प्रॉपर्ली। अगर आप अपने कंपटीशन को फेस आउट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली,
देन थोड़े ही समय में यू विल बी द आउट ऑफ द मार्केट। तो आपको ध्यान रखना है, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, and after 1991 in which we had adopted the concept of LPG, which was liberalization, privatization and globalization, and after which the Indian companies are facing not only domestic competition but also global competitions जो MNCs वगैरह है। तो इसलिए आपको प्रोड्यूस करने हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और कंपैरेटिवली आपको अपनी प्राइसेस क्या रखनी है, लो रखनी है। फिर आपके सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए जितने भी रिसोर्सेज आपको मिले हैं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हाउ मच रिसोर्सेज यू आर गेटिंग इन सक्सेशन। आपको पीछे से विरासत में या इनिशियली स्टार्टिंग से कितने रिसोर्सेज मिले हैं, इट डजेंट मैटर। आपको पता ही होगा, रिलायंस का एग्जाम्पल हमारे सामने है, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को ऑलमोस्ट डिवाइडेशन पे सेम प्रॉपर्टीज और मिला था, कंपनीज वगैरह, लेकिन आज मुकेश अंबानी कहाँ पे है और अनिल अंबानी कहाँ पे है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बहुत कंपल्सरी है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हाउ मच रिसोर्सेज वी वर गेटिंग इन सक्सेशन, पीछे से हमें कितना मिला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वी हैव टू डेवलप आवर रिसोर्सेज एज बेस्ट एज पॉसिबल। जो भी हमारे रिसोर्सेज है, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन, उन्हें हमें डेवलप करना है। ह्यूमन रिसोर्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं, एजुकेशनल स्कीम के थ्रू कर सकते हैं। मतलब आपके एम्प्लॉय, आपके वर्कर वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय और वर्कर होने चाहिए। देन आपके जो फिजिकल रिसोर्स हैं उनको आप डेवलप कर सकते हैं। तो दिस पॉइंट इज टेलिंग अस कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मोर इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू हाउ मच रिसोर्सेज वी वर गेटिंग इन सक्सेशन। पीछे से कितने रिसोर्सेज मिले उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे डेवलप कितना करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आपके एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए आपको एक चीज पता है कि मैनेजमेंट का मेन काम क्या है। मैनेजमेंट का मेन काम यही होता है कि किस रिसोर्स को कितना, कहाँ और किस चीज के लिए लगाया जाए। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो इकोनॉमिक्स में भी यही पढ़ते हैं कि हाउ कैन वी एलोकेट रिसोर्सेज एज बेस्ट एज पॉसिबल। कितना रिसोर्स कहाँ पे लगाएं ताकि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है, जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारी रेवेन्यू है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी कर लिया लेकिन ये नहीं किया तो वो चीज आपकी बेकार हो जाएगी। डेवलप किया हुआ आपके कुछ काम नहीं आएगा। तो एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है ये कंपल्सरी है, बिकॉज एज वी नो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज ऑफ कंज्यूमिंग देम आर अनलिमिटेड and we can't waste our resources, because as we all know since starting of the subject, wastage of resources is a criminal offense, because we have very limited resources and each and every resource has multiple uses। आप किसी भी रिसोर्स को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको जो यूज करना है रिसोर्सेज को वो इफेक्टिवली करना है, एफिशिएंटली करना है, एप्रोप्रिएट मैनर में करना है। और मैनेजमेंट का मेन काम ही ये है कि वो हमें सिखाता है विद मैनेजमेंट वी कैन यूज अवर रिसोर्सेज एप्रोप्रिएटली। अब हम चलते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो पॉइंट है वो है इनोवेशन एंड इट्स यूज। तो देखिए आपको पता है, एक तो होता है इन्वेंशन, जब कोई चीज फर्स्ट टाइम इन्वेंट होती है, जब किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट के द्वारा या इंजीनियर के द्वारा इन्वेंशन होता है, तो वो तो होता है आपकी इन्वेंशन। और जब हम किसी पहले से इन्वेंटेड प्रोडक्ट या सर्विस को और बेटर बना देते हैं और उसके फीचर्स को इनहेंस कर देते हैं, उसकी क्वालिटी इनहेंस कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। तो आज आपको पता है इनोवेशन जो है ये किसी भी बिजनेस के लिए मस्ट है, क्योंकि आज का जो कंज्यूमर है उसको बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है। तो वी हैव टू इनोवेट अवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। आज हर कंपनी में अपना ऑन रिसर्च एंड आपके डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट होता है, जिसमें कि वो हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर प्रोडक्ट एज बेस्ट एज पॉसिबल। तो इनोवेशन जो है वो आज के बिजनेस का एक कंपल्सरी पार्ट बन गया है। हमें नए नए तरीके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के, इनोवेशन किसी भी फील्ड में हो सकता है। इट कैन बी इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग
आप नए नए कस्टमर्स तरीके ढूंढ सकते हैं कि कैसे आप कस्टमर्स को और ज्यादा एड ऑन कर सकते हैं। आप न्यू सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हु कैन प्रोवाइड रॉ मटेरियल एट चीपर रेट ऑफ द सेम क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप नई नई प्रोडक्शन टेक्निक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप नई मशीनरी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप नए प्रोडक्ट जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। तो इनोवेशन जो है वो आज की डेट में कंपल्सरी है और विदाउट मैनेजमेंट, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, विदाउट मैनेजमेंट इनोवेशन कांट टेक प्लेस। क्योंकि इनोवेट करने के लिए जितना भी सपोर्टिव सिस्टम है वो हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो आज वही कंपनियां ज्यादा इनोवेटिव फंक्शन कर पा रही है, वही कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर ज्यादा क्रिएटिविटी रखती है जिनका मैनेजमेंट सपोर्टिव है। क्योंकि देखिए इनोवेशन जो है वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उसके रिजल्ट आने लगते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमने एक्चुअली क्या किया। आज आपने देखा होगा कि हर कंपनी अपने मोबाइल फोन्स को, सेल फोन्स को कंटिन्यूअसली इनोवेट करती जा रही है ताकि वो कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो इनोवेशन में भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशंस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल एंड ग्रोथ, तो आपको पता है किसी भी बिजनेस के लिए जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के भी पार्ट थे, जो हमारा कोड है SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो यही होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो किसका है, मैनेजमेंट का। विदाउट मैनेजमेंट वी कांट अचीव द थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस विच आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी, these objectives are not independent, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, they are interdependent, they are interlinked। क्योंकि आपको देखिए एक चीज पता होना चाहिए कि ग्रोथ करने के लिए आपको क्या जरूरी है, आपको सर्वाइवल करना या एग्जिस्टेंस करना जरूरी है। आज देखिए अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है देन आइदर ही और शी कांट ग्रो, क्योंकि अगर कोई बच्चा मर गया है तो वो ग्रो कैसे करेगा। तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे पहले जरूरत है सर्वाइवल। विदाउट सर्वाइवलनेस वी कांट गो फॉर ग्रोथ। ग्रोथ वही करेगा जो सर्वाइव करेगा। और अगर हम देखें कि सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है प्रॉफिट। आपको हमेशा पता है कि कोई भी बिजनेस तभी सर्वाइव करेगा लॉन्ग टर्म में जब वो एक सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा सर्वाइवल के लिए जरूरी है प्रॉफिट और ग्रोथ के लिए जरूरी है सर्वाइवलनेस। और किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अब हम चलते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा जो 6 पॉइंट है वो है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये थोड़ा सा आपके लेंथी पॉइंट है, तो इसको हम बुक से समझ लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को। तो आपकी बुक में बताया गया है मैनेजमेंट हैज ए मेजर कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। According to Michael Porter, competitive competence in any industry of any country depends on 4 factors। तो किसी भी कंट्री में जो कॉम्पिटिटिवनेस का लेवल है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है द पोजीशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि उस कंट्री में रिसोर्सेज की क्या पोजीशन है। सेकंड है द पोजीशन ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि उस कंट्री में डिमांड कैसी है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। फिर है द स्टेटस ऑफ रिलेटेड एंड सपोर्टिव इंडस्ट्री, जो सपोर्टिव इंडस्ट्रीज है उनका आपके स्टेटस कैसा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है। और फिर है आपके कंपटीशन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कि वहां कंपटीशन कैसा है। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर किसी कंट्री का मैनेजमेंट अच्छा है, आज आप देखिएगा कि यूएस की कंपनियां जो है वो वर्ल्ड में टॉप पर है। क्यों है? क्योंकि वहां का जो मैनेजमेंट है वो अदर इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज सबसे अच्छा है, इसीलिए वहां की कंपनियां आज पूरे वर्ल्ड में रूल कर रही हैं। तो मैनेजमेंट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और एज पर मिस्टर माइकल पोर्टर, जो किसी भी कंट्री में कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंस है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पोजीशन ऑफ द रिसोर्सेज, पोजीशन ऑफ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और आपके द स्टेटस ऑफ रिलेटेड एंड सपोर्टिव इंडस्ट्रीज, और आपके कंपटीशन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस।
और इफ ऑल दीज फैक्टर्स आर फेवरेबल देन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज इन ए वेरी फास्ट पेस। तो अगर ये सारे आपके फेवरेबल हो, यानी आपकी डिमांड भी अच्छी हो और आपकी पोजीशन ऑफ द रिसोर्सेज भी अच्छी हो और कंपटीशन भी अच्छा हो और सपोर्टिव जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी आपके फेवरेबल हो, तो ये अगर सारे फैक्टर फेवरेबल हो तो उस कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही रैपिड पेस पे होता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट पे, कोऑर्डिनेशन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये आपके रिलेटेड है स्टेक होल्डर से, और आप जानते हैं स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर मीन्स ए पर्सन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन आवर बिजनेस। आई रिपीट, स्टेक होल्डर मीन्स ए पर्सन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन आवर बिजनेस। तो हमारे जितने भी हितधारी हैं, जितने भी ऐसे पर्सन हैं जैसे एम्प्लॉई है, आपके मैनेजमेंट है, ओनर है, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, मनी लेंडर्स है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है, ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। And as we all know, all stakeholders have different expectations and aspirations from the business. सभी की aspirations और expectations business से जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे an employee want good salary, a supplier of raw material want good prices of raw material, government want good amount of taxes। तो सभी की जो aspirations and expectations हैं वो business से अलग अलग होती हैं, और इन सभी की एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो मैनेजमेंट का होता है। तो मैनेजमेंट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेटिस्फैक्शननेस ऑफ द एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, एंड दे हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस फ्रॉम बिजनेस, एंड मैनेजमेंट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू सेटिस्फाई देम। और लास्ट पॉइंट है आपका स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, और स्टेबिलिटी की जगह आप चाहें तो इसे कंटिन्यूटी इन सोसाइटी भी बोल सकते हैं। देखिए आपको पता है कि जो है चेंजेज इज एन यूनिवर्सल लॉ, परिवर्तन संसार का नियम है। आज हमारी ये वीडियो क्लासेस भी आपने देखा होगा कि कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन हमें करना पड़ रहा है, वीडियो क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाना पड़ रहा है ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक। तो आपको मैं बता दूं कि स्टेबिलिटी इन सोसाइटी का मतलब क्या है। एक्चुअली क्या है, मैनेजमेंट विल प्ले रोल ऑफ ब्रिज, यानी जो पुराने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है और जो नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच जो हमारा ट्रांजिशनल फेज है उनको मैनेज करने में मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी में कभी भी दो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में या दो डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बीच में कभी भी वैक्यूम नहीं आने देता है, वो एक कंटिन्यूटी बना के रखता है। ड्यू टू मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, हम ग्रेजुअली, जैसे आज मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो सभी लोग उसको फर्स्ट डे ही नहीं परचेज कर लेते हैं। कुछ लोग उसे स्टार्टिंग में परचेज करते हैं, कुछ लोग उसको 2 महीने बाद परचेज करते हैं, कुछ लोग उसको 6 महीने बाद परचेज करते हैं। तो अल्टीमेटली हम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि पुरानी चीजों को, पुराने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को छोड़ने में और नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट करने में हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। और इस वैक्यूम को कौन हमें मैनेज करने में मदद करता है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की हेल्प से हम बहुत इजीली जो है अपनी सोसाइटी में स्टेबिलिटी रख सकते हैं और कंटिन्यूटी रख सकते हैं। एक बार आपकी बुक में भी अगर अपन देखें तो मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन सोशल सिस्टम। दिस स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय द परसिस्टेंस of changes in society. When a new technique is developed or the new product is invented, the society gradually accepts it. In this process, society adopts new methods in place of its old traditional methods, which brings continuity in society. If such changes do not occur at a rapid pace, then destruction begins in the society due to lack of continuity. Management saves the society from the result of this destruction. तो मैनेजमेंट डिस्ट्रक्शन नहीं आने देता है। मैनेजमेंट आपकी जो ओल्ड प्रोडक्ट को छोड़ने का जो प्रोसेस है और नए को जो अडॉप्ट करने का प्रोसेस है उसके बीच जो वैक्यूम बन रहा है उसको मैनेज कर देता है, और इट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन सोसाइटी। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंस के एक्सप्लेन कर दिए हैं। पॉइंट्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और उनका मैटर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसके बेसिस पे जितना याद रह जाए वो याद रखने की कोशिश करनी है।
और किसी भी स्टूडेंट को पैनिक नहीं करना है, डोंट पैनिक, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. वी हैव सफिशिएंट टाइम एंड वी कैन रिवाइज ऑल द चैप्टर्स. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. थैंक्स.